हमारे देश में, भारतवर्ष में जो भूमि का क्षेत्र है ना, कुल विश्व की भूमि का, तो वो 2.4% है। और जब हम आबादी की बात करते हैं तो हमारे देश की जो आबादी है वो विश्व की 18% है। पिछले 70-60 सालों से हम लोगों ने रासायनिक खेती, चूँकि एक ज़रूरत थी मेरी, 1950 के बाद यानी 1947 में देश की आज़ादी के बाद, चूँकि खाद्यान्न कम था तो बढ़ती हुई आबादी को भरपेट भोजन खिलाने के लिए हरित क्रांति ज़रूरी थी, बिल्कुल ज़रूरी थी। और हम हरित क्रांति में जो कार्यक्रम मैंने अपनाए उसमें हम सफल भी हुए। 1990 में हम आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न उत्पादन में। 1990 के बाद देखा जाने लगा कि हमारा जो प्राकृतिक संसाधन था, रासायनिक खेती और मैकेनाइज खेती के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया हम लोगों ने। आज हमारे देश की नीतियाँ देश के किसानों से, वैज्ञानिकों से आह्वान करती हैं कि अब प्राकृतिक खेती की ओर लौटा जाए। कारण कई हैं कि एक तो हमारा जो भूमि की उर्वरता है उसमें बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है, और जो भूगर्भ जल था उसका दोहन बहुत ज़्यादा हो गया है, और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता बहुत ख़राब हो गई है। किसान फसलों की उत्पादन लागत जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। तो मित्र, देश के बहुत सारे किसान हमको सुनते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए खासकर बना रहा हूँ कि कई सारे कन्फ्यूजन आते हैं। जैसे मुझे कोई किसान जो है अपनी मिर्च का पौधा बेच देता है कि साहब देखिए ये बीमारी लग गई, मैंने प्राकृतिक खेती शुरू किया, किसी ने कहा साहब देखिए गेहूं में ये ऐसा हो गया, मैंने प्राकृतिक खेती किया फिर भी ऐसा हो गया। तो मित्र, प्राकृतिक खेती इतना आसान विषय नहीं है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मतलब है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों की, जो प्राकृतिक संसाधन उनको मजबूत करना। और जब प्राकृतिक खेती की बात आती तो सिंपल सी बात है, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था जो ऐसा अलाउ करती है उस प्रकार की खेती करें। तो वर्तमान में चूंकि भूमि मेरी बहुत कमज़ोर है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, तो सबसे पहले चूंकि भूमि हमारी खेती का पहला आधार सॉइल ही है। हम फसल कोई भी लगाएं, चाहे अनाज वाली लगाएं, तिलहन वाली लगाएं, कपास की लगाएं, शुगर केन लगाएं, सब्जी बोएं, उद्यान की फसल करें, लेकिन हम करेंगे तो ज़मीन पर। और चूंकि ज़मीन मेरी कमज़ोर है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम है। तो जब ह्यूमस की मात्रा कम है तो ह्यूमस का मतलब होता है पौधों का पोषण, एक कंप्लीट फूड है पौधों का। अगर सॉइल में ह्यूमस रिच है तो ध्यान रखिएगा, 1940 के पहले या 17वीं शताब्दी तक ये कोई भी रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड नहीं थे, ना कोई ट्रैक्टर था, ना कोई बिजली था, ना कोई ट्यूबवेल था, लेकिन फिर भी हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, भारत पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था। जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई कि सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया और सॉइल का वाटर कम हो गया, बायोडाइवर्सिटी वीक हो गई। तो उस लिहाज से आज मैं बताता हूं जीवामृत की कहानी। 2-3 बातें हैं। जीवामृत है क्या चीज़, और जीवामृत बनाया कैसे जाए, जीवामृत उपयोग कैसे किया जाए, और अल्टीमेटली इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मित्र देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सॉइल खेती में सबसे मुख्य आधार है भूमि। भूमि की उर्वरता कह ले, या भूमि में ह्यूमस की मात्रा कह ले, या आज की तारीख में जो हम जीवांश कार्बन समझते हैं वो कह लें। तो ये तो तय है कि देश की भूमियों में औसत जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है, जो 1% होनी चाहिए। औसत जीवांश की मात्रा 0.3% है, 1% होनी चाहिए। अगर 1% सॉइल में ह्यूमस है तो जानते हैं क्या है कि फिर मुझे किसी भी फसल को रासायनिक उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ह्यूमस रिच है तो फसल में कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज लगने वाली नहीं है। और अगर बायोडाइवर्सिटी अच्छी है खेत की तो फिर कोई कीट नहीं लगने वाला है।
यही किसान की समस्याएं हैं कि साहब प्राकृतिक खेती पर कैसे लौटें, हम धान बोएंगे तो हमको यूरिया डीएपी नहीं देंगे तो फसल बढ़ेगी नहीं, और फिर साहब कोई बीमारी आ जाएगी तो अगर फंजीसाइड नहीं डालेंगे तो बीमारी का कंट्रोल कैसे होगा साहब, इंसेक्ट आ जाएगा तो फिर अगर कीटनाशक नहीं डालेंगे तो इंसेक्ट का कंट्रोल कैसे होगा। तो किसान के सामने प्रॉब्लम तो है। तो उस प्रॉब्लम को लेकर के एक जो जीवामृत का विज्ञान है कि जीवामृत आज की तारीख में प्राकृतिक खेती की जैसी बात आती है तो लोग कहते हैं जीवामृत डालिए, जीवामृत बनाइए। ये जीवामृत की कहानी मैं आज के 17 साल पहले से समझ रहा हूँ, और ये 17 साल पहले से यूनिट मेरी तैयार है, और देश के 14 राज्यों के करीब 600-700 किसान यहाँ से जीवामृत मुझसे फ्री लेके गए हैं। और मैं पूरे देश के किसानों को कहता हूँ, देश का कोई भी किसान जिसको जीवामृत की समझ ना हो या जीवामृत के लिए जंगल की मिट्टी की खोज ना कर पा रहा हो या इसकी संपूर्ण विधा को ना समझ पा रहा हो, तो यहाँ से आकर के मुझसे जीवामृत ले जा सकता है। जीवामृत बनाने की और उपयोग करने की पूरी टेक्निक हमसे सीख करके जा सकता है। तो ये मेरा जीवामृत की इकाई है। अब है क्या, देखिए आप ये ड्रमों में देख रहे हैं जीवामृत भरा हुआ है। इसको बनाने के पहले जब मैंने शुरू किया तो शुरू कैसे किया, जंगल की मिट्टी लाए। देखिए मैं इस प्रकार के जंगल की मिट्टी लाता हूँ। ये ह्यूमस युक्त मिट्टी है। हमारे खेत में इतना ह्यूमस नहीं है जितना जंगल में है, और चूंकि मैंने अपने खेत में पेस्टिसाइड डाले हैं इसलिए सॉइल में रहने वाले बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गए हैं, जबकि जंगल की मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मुझे जीवामृत इसलिए बनाना है, इसलिए उपयोग करना है क्योंकि मेरी ज़मीन में जिसमें मैं खेती करता हूँ उसमें जाने अनजाने जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ को तोड़ करके ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं वो नहीं बचे। तो नहीं बचे, अब आप गोबर की खाद डालते हैं, आपके खेत में फसल अवशेष कुछ छूट जाता है तो वो सड़ करके ह्यूमस नहीं बनता, और ह्यूमस ही फसलों का भोजन है। चूँकि ह्यूमस है नहीं इसलिए फिर मुझे यूरिया डीएपी पोटाश की ज़रूरत पड़ती है। और यूरिया डीएपी पोटाश जब मैं डालता हूं तो देश के सभी किसान जानते हैं, आप लोग यूरिया का उपयोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि यूरिया बहुत सस्ती है, क्योंकि अनुदान बहुत ज़्यादा है। तो यूरिया के ज़्यादा हो जाने पर, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाने पर रोग और कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए मुझे ह्यूमस तो बनाना है, चूँकि रेगुलर ये खेती नहीं चल सकती। और मैंने बोला कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकने के लिए हमें जीवामृत बनाना है और खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़ानी है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, ज़रूरी प्राकृतिक खेती इसलिए है। जैसे एक चीज़ और बीच में आपको बताऊँ कि आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे वीडियो ऐसे डाल दिए जाते हैं कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से वो बन गए करोड़पति। ये बिल्कुल झूठ की कहानी है। प्राकृतिक खेती करते समय मुझे करोड़पति लखपति बनने का सपना तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं करोड़पति लखपति बनने की बात करता हूँ तो प्राकृतिक खेती भूल करके खुराफात शुरू कर देता हूँ। प्राकृतिक खेती में एक ही बात कहता हूँ कि मुझे प्रकृति के वैभव को ठीक करना है, और जैसे ही मेरा प्रकृति का वैभव ठीक हो जाएगा तो मेरी आमदनी तो बढ़नी ही बढ़नी है। क्यों? मेरी फसलों की उत्पादन लागत घट जाएगी, उत्पादन लागत घट जाएगी, ज़मीन के नीचे का जो पानी निकालता हूँ वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, तो मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। तो प्राकृतिक खेती में करोड़पति लखपति बनने वाली तो कोई बात है नहीं। देखो साफ सी बात। तो देखिए ये जीवामृत है, देखिए ये जीवामृत है। अब ये जीवामृत कई बार किसान कहते हैं कि साहब मुझे अपना जीवामृत बनाते हैं और एक फ़ोटो भेजते हैं कि देखिए साहब बन गया कि नहीं बन गया। तो मैं कैसे बता दूं बन गया कि नहीं बन गया। हालांकि एक इसकी जो टेक्निक है कि एक ड्रम अगर 200 लीटर का है, इसमें 5 किलो मैंने मिट्टी डाला। 5 किलो मिट्टी डालने के बाद इसको 250 लीटर पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद 5 किलो इसमें गुड़ और 5 किलो आटा डाल दिया। तो ये माइक्रोब्स जो मिट्टी में आए थे वो गुड़, उनका पहले भोजन उनका गुड़ ही रहेगा, क्योंकि जो चीज़ पानी में सोल्यूबल है, जो चीज़ पानी में सोल्यूबल है इट मीन्स वो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने वाली चीज़ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नैनो पार्टिकल अपनी स्किन के माध्यम से लेता है। आटे का पार्टिकल इनिशियल स्टेज पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसी काम का नहीं है। ये जो मैंने 5 किलो आटा डाला ये लगभग 15 से 18 दिन के बाद टूटेगा। टूटने के बाद जब इसके नैनो पार्टिकल बनेंगे तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काम आएगा।
तो कुछ लोग अगर चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, आटा ना भी डालें तो काम चलेगा। अभी सोशल मीडिया में एक कहानी है कि नहीं इसको बेसन ही चाहिए, तो मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है। बैक्टीरिया आटा बेसन में कोई फ़र्क नहीं करता। तो पहले मैंने इसमें 5 किलो मिट्टी डाली, 5 किलो गुड़ डाला, 5 किलो आटा डाला। फिर इसको मैंने हर 15 दिन पर इसको हिलाते रहे कि ये पंजा इस प्रकार का हिलाने का बनवा लीजिए। ऐसे मैंने इसको ऐसे हिला दिया, देखिए इस प्रकार का बनता है ऐसे। मैंने इसको ऐसे डाला, ऐसे हिला दिया। हिला इसलिए दिया कि इसमें वायु संचार हो जाए, और जो आटा नीचे जम गया है, क्योंकि गुड़ तो घुला हुआ है, आटा नीचे जमा है, तो आटा भी तैरने लगे, उसमें भी टूटने की क्रिया प्रारंभ हो। तो प्रतिदिन 1-2 बार हमको इसको हिला देना है। 15 दिन बीतने के बाद इसमें फिर 3 किलो आटा 3 किलो गुड़ डालना है, हिलाते रहना है प्रतिदिन। 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा डालना है, हिलाते रहना है। 2 महीने में 2.5 महीने में ये बन जाएगा। आप जब बनने की बात पूछते हैं लोग कि साहब ये बताइए बन गया कि नहीं बन गया, तो मैं बताता हूँ आपको। आप इस ड्रम में ऐसे हाथ डालेंगे और इसको नाक से सूंघेंगे, बहुत तीक्ष्ण गंध आएगी। अब आप इस हाथ को साबुन से एक बार धो लीजिए। साबुन से धुलने के बाद फिर देखिए वो तीक्ष्ण गंध अगर अभी भी 90% बची है तो फिर एक बार साबुन से हाथ धो लीजिए। उसके बाद फिर आप इसको सूंघेंगे, अभी भी 80% है, फिर एक बार साबुन से हाथ धो लीजिए। उसके बाद भी अगर 50-60% ये स्मेल बची रह जाती है तो समझ लीजिए एक जीवामृत मेरा तैयार हो गया। अब इस जीवामृत जब 200 लीटर हो गया तो मित्र ये 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। इसका 20 लीटर जीवामृत मैं लूँगा, 1 कुंटल गोबर की सड़ी हुई सूखी हुई खाद में इसको मैं स्प्रे करूँगा, मिलाऊँगा। 1 एकड़ ज़मीन में ब्रॉडकास्ट करने के बाद पीछे से जुताई कर दूँगा और अपनी फसल बो दूँगा। अब प्रश्न आता है कि क्यों साहब प्राकृतिक खेती में अगर मैंने जीवामृत डाल दिया तो क्या यूरिया डीएपी पोटास बंद कर सकते हैं? तो हाँ, सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार किसान लोग गन्ना में डाल देते हैं जीवामृत, उसके बाद कहते हैं साहब फसल मेरी ग्रोथ नहीं कर रही है। तो गन्ना है, धान है, गेहूं है, कपास है, ऐसी फसलें जिनकी ग्रोथ बहुत होती है, वेजिटेटिव एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन फसलों के साथ क्या है कि चूँकि आपकी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 0.3% है, और गन्ना जैसी, गेहूं जैसी, धान जैसी फसल को जितनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं फिर बोलता हूँ, धान, गेहूं, गन्ना जैसी फसल जब बोना हो तो आप ध्यान रखना, आपको नाइट्रोजन की मात्रा जितनी पिछले साल दे रहे थे उतनी ही देनी है। डीएपी, पोटास, जिंक जो कुछ भी देते थे सब माइनस कर लोगे तो भी पैदावार नहीं घटेगी। लेकिन अगर दलहनी तिलहनी फसलें बोते हो तो आप सब कुछ माइनस कर लोगे तब भी पैदावार नहीं घटेगी। तो ये तो इसका उपयोग है। केवल 20 लीटर 1 एकड़ में चाहिए हमको। और अगर धान, गन्ना, गेहूं बोगे तो नाइट्रोजन की मात्रा देनी है। अगर दलहनी तिलहनी फसलें बोते हो तो नाइट्रोजन भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, आपकी पैदावार नहीं घटेगी। और घटे भी तो इतनी कम घटेगी कि जो आपने डीएपी या यूरिया बचाई है ना, बस उसी लेवल की बात होगी। तो ये मित्र रही जीवामृत की बात कि हम मिट्टी जंगल से लाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जंगल से मिट्टी लाते समय देखना है कि जंगल में कहाँ की मिट्टी लाएंगे। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये जंगल देखिए, मेरे पास ये जंगल है और ये देखिए ऐसा जंगल होना चाहिए। जब भी आप कहीं जाएंगे तो देखिए ये ऐसे पेड़ की तरफ जाएंगे कि जहाँ पर ये बाग बगीचों की पत्तियाँ, इसके फल गिर गए हैं, सड़ रहे हैं बुरी तरीके से, यानी ढेर सारा ये देखिए ढेर सारा ये बायोमास पड़ा है। ये वाली पत्तियाँ हटाइए और यहाँ की ऊपर की 2 इंच की मिट्टी 5 किलो ले लीजिए। इसमें तो जीवांश या मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की गुंजाइश है। लेकिन अगर देखिए, आप एक इलाका ये दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर ऐसा जगह है जहाँ मिट्टी दिख रही है, जंगल में आप गए, मिट्टी दिख रही है, कोई बायोमास नहीं दिख रहा है, यहाँ की अगर मिट्टी लेके आएंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी।
तो फिर ये आप समझ लीजिए कि मेरी मिट्टी का चुनाव बहुत गलत था। फिर आप जब ये जीवामृत बनाएंगे तो वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी कहानी मैं कह क्यों रहा हूँ, ये जीवामृत की सारी कहानी इसलिए है क्योंकि मुझे सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। उद्देश्य क्या है जीवामृत डालने का? उद्देश्य केवल एक ही है कि मुझे सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना। अब देखिए ये ह्यूमस है, अब वो बैक्टीरिया है, वो जीवामृत में लाभदायक जीवाणु है और ये मेरा ह्यूमस है। अब ये ह्यूमस बनेगा कैसे? सपोज खेत में कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ये देखिए इसी बाग के नीचे की पत्तियां हैं, इसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। पशुओं का मलमूत्र भी कार्बनिक पदार्थ है, खरपतवार जो खेत में उगते हैं वो भी कार्बनिक पदार्थ है, और खेत के जो फसलों के रेजिड्यू हैं वो भी कार्बनिक पदार्थ हैं। ये जीवाणु एक प्रकार से जामन है, और ये ह्यूमस कैसे बनाएगा? ह्यूमस के लिए ये कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि कई बार हमारे देश में किसान भाई कई साल से ये वाला जीवामृत बना बना के डाल रहे हैं। नंबर एक तो मिस्टेक ये होती है कि वो 72 घंटे में बना लेते हैं, मतलब ये जीवामृत वो 72 घंटे में बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्रचलन है कि 72 घंटे में बन जाता है। और लोगों को बताया गया बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आना, तो मैंने बताया कि ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आए जहाँ कोई बायोमास था ही नहीं, और फिर उन्होंने ये डाला और उनका लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा साहब मैं अपने लिए तो करता हूँ 1 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है और मैं पिछले 6 साल से ये प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए करता हूँ। तो मैं फिर कहता हूँ कि अपने लिए क्यों करते हो? तो बोले साहब उत्पादन गिर जाता है। तो मैं विनोद कुमार चांद क्या कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती अगर समझदारी के साथ की जाएगी तो उत्पादन गिरता नहीं है बल्कि बढ़ता है और लागत घटती है। तो जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। वो देश क्या है? देश का किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो, और जो उर्वरक में सब्सिडी वाली जो विदेशी मुद्रा मेरी व्यय होती उस अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए वो मुद्रा बच जाए तो देश खुशहाल हो जाएगा। तो उद्देश्य ये है कि लागत घटनी चाहिए और पैदावार घटनी नहीं चाहिए। प्रारंभ में घटनी नहीं चाहिए, बाद में साल 2 साल के बाद हमको पैदावार बढ़नी चाहिए। वो टेक्निक, तो वो टेक्निक पूरी क्या ये है कि ये जीवामृत है, ये देखिए लिक्विड है, इसमें जीवाणु है, और ये मैंने अगर खेत में ऐसे छिड़क दिया तो अब प्रश्न है कि जीवामृत जो ज़मीन में लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए थे वो तो मैंने इनॉकुलेट कर दिए, लेकिन अब ये खाएंगे क्या? मुद्दा ये। तो खाने के लिए फिर मुझे तय करना पड़ेगा, अगर 1 एकड़ ज़मीन में अगर मैं 50 कुंटल 60 कुंटल 30 कुंटल बायोमास नहीं डालूँगा तो बैक्टीरिया क्या खाएंगे? और जब इनको भोजन नहीं मिलेगा तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ये ह्यूमस नहीं बना पाएंगे। तो मुझे क्या करना? ह्यूमस बनाना है। तो खेती में अगर प्राकृतिक खेती की ओर चलते हैं तो मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मतलब है हमें अपने खेत में ह्यूमस को बढ़ाना है। अब ह्यूमस क्या, देखिए आप, ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की जिंदा सेल और जीवाणुओं की मृत सेल, चूंकि जीव है, जीव हर जीव ही जीव का भोजन है इस संसार में, तो मेरी वनस्पतियां भी भोजन करती हैं और उनका भोजन है मरे हुए जीव। चूंकि अधिकांश जीव वनस्पतियों पर आश्रित हैं, जो जीव मांसाहारी भी हैं वो भी उन्हीं का शिकार करते हैं जो शाकाहारी हैं। जैसे शेर बकरी को खाता है, कुत्ता बिल्ली को खाता है, बिल्ली चूहे को खाती है। लेकिन ये शेर और कुत्ता और बकरी, बिल्ली जब मरेगी तब इसका भोजन फसल करेगी। तो यानी ये समझ लीजिए वनस्पति जगत और जीव जगत के भोजन का आधार है वनस्पतियाँ, और वनस्पतियों के भोजन का आधार है जीव, और मेरे खेत में जीव है नहीं, इसलिए मैं जीवामृत बना रहा हूँ। तो मैंने जीवामृत बना लिया, ठीक से अगर जीवामृत बन गया और प्लस कार्बनिक पदार्थ मैंने उसमें मिला दिया तो कुछ दिन के बाद क्या होगा? ह्यूमस बनेगा। अब ह्यूमस की मात्रा देख लीजिए, जैसे कहते हैं CN रेशियो। खेत में CN रेशियो का मतलब है
कि खेत में हमारा जो खेत है CN, C का मतलब है कार्बन, और N का मतलब है, वैसे तो लोग नाइट्रोजन बोलते हैं लेकिन ये शब्द पूरा सही नहीं है, ये है न्यूट्रिशन। चूँकि मैंने बोला ह्यूमस एक वो पदार्थ है जो फसलों का कंप्लीट भोजन है। अब अगर नाइट्रोजन फसलों का कंप्लीट भोजन होता तो फिर क्यों वैज्ञानिक कहते हैं फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो फसलों को 17 होती है या 30 होती है, जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे ह्यूमस से हमको मिलते हैं। तो मुझे अपने खेत में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। अब ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैंने बोला कि जीवामृत की सही विधि अपनानी है और सही विधि से डालना है और उसमें कार्बनिक पदार्थ डालना है। जब ऐसा मैं करता हूं तो क्या होता है कि मेरे खेत में CN रेशियो मेंटेन होता है जो 10:1 के अनुपात में होना चाहिए। अब देखिए 10:1 क्या है। जो भी एक कार्बनिक पदार्थ है मेरे खेत में, मान लो 100 कुंटल कार्बनिक पदार्थ है 1 एकड़ ज़मीन में, तो नेचर का नियम है कि ये जीवामृत के जीवाणु इस कार्बनिक पदार्थ को साल भर में, जो 100 कुंटल कार्बनिक पदार्थ है इसके 10% भाग को ही ह्यूमस में यानी जीवांश में तब्दील करेंगे। क्यों? ये कुदरत का नियम है। तभी तो 10:1 कहा जाता है ना, 10:1। अगर कार्बनिक पदार्थ 100 कुंटल है तो उससे न्यूट्रिशन निकलेगा 10 कुंटल, और 10 कुंटल मेरी फसलों के लिए सफिशिएंट है। अगर मित्र हमारे खेत में CN रेशियो मेंटेन हो जाए, यानी कि कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो जाए, तो उससे जीवाणु हैं, फिर जीवाणु प्रचुर मात्रा में खाद बनाएंगे, मतलब फसलों के लिए भोजन बनाएंगे, तो मुझे यूरिया DAP पोटाश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये जो जीवामृत है इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स है। प्रकृति में एक नियम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पैथोजन के बीच में एक स्ट्रगल चलता है, और प्रकृति का नियम है कि पॉजिटिव जीतते हैं, नेगेटिव हार जाते हैं। कब? जब प्रकृति की व्यवस्था ठीक रहती है, स्वाभाविक प्रक्रिया में प्रकृति की व्यवस्था चलती है तब। लेकिन अगर मनुष्य उसमें कोई अपनी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करता है तो क्या होता है कि अभी जैसे छेड़छाड़ की, मैंने क्या किया कि फसल में कीट लगा तो कीटनाशक रसायन डाल दिया, रोग लगा तो रोगनाशक रसायन डाल दिया, ट्रैक्टर चला दिया, 3 टन का ट्रैक्टर चला दिया। फिर उसके बाद किया कि खरपतवार जैसी वर्षा में उगे तो उनको खरपतवार नाशी डाल करके, जब हम नाशी कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक यानी नाश करने वाले पदार्थ खेत में डालेंगे तो क्या होगा? हमारे खेत में जितनी भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और मैं एक बात और कहता हूँ मित्र, हम ये कीट को, रोग को, खरपतवार को मारने का प्रयास पिछले 40-50 सालों से कर रहे हैं। देखिए, आपकी खेत की इल्ली नहीं मरी, माहू नहीं मरा, सफ़ेद गिडार नहीं मरा, यानी जिनको मैं मारता हूँ वो बिल्कुल नहीं मरते। लेकिन हाँ, खेत के लाभदायक जीवाणु नष्ट हो गए, खेत की तितली नष्ट हो गई, मधुमक्खी नष्ट हो गई, चिड़ियाँ भग गए, केंचुआ नष्ट हो गया, स्थिति बहुत ख़राब है। तो इसलिए मित्र मैं एक चाहता हूँ कि मेरे फॉलोवर जितने भी हैं जिन्हें प्राकृतिक खेती करनी है, तो प्राकृतिक खेती में एक और सूत्र बताता हूँ कि आप कायदे का जीवामृत बनाइए, खेत में कार्बनिक पदार्थ डालिए। दूसरा, ये सिस्टम निरंतर चलता रहे, आपको रोज़ रोज़ ये जीवामृत डालने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मेरा खेत है, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा हमारा खेत का इधर दिखा दें, चल करके हल्का सा कैमरे को मूव करके। इस खेत में मैं पिछले 10 सालों से कुछ भी नहीं डालता हूँ, यानी मैं जीवामृत बनाता हूँ, संजीवनी खाद डालता हूँ, और लेकिन
मतलब मैं जीवामृत नहीं डालता, संजीवनी खाद भी नहीं डालता, और मैं इस अपने खेत में कोई भी यूरिया, डीएपी, पोटास, इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड, फंजीसाइड नहीं डालता हूँ। लेकिन बीमारियाँ बहुत कम लगती, कई बार लग भी जाती हैं। जैसे कई बार यहाँ किसान आते हैं, बोले देखो साहब आपके पपीते में तो बीमारी लगी। मैंने कहा लग जाने दो। मित्र, एक चीज़ बता दूँ आपको कि जैसे इंसान चाहता है कि मैं 100 साल जीऊँ और निरोगी जीवन जीऊँ, और 100 साल जीने के लिए वो अपने 50 साल की उम्र के बाद हर साल अपना रूटीन टेस्ट कराता है, फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार मेडिसिन लेता है, लेकिन वो 65 साल की आयु में मर जाता है। बहुत कुछ करने के बाद भी लोग कैंसर से और हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जब आदमी को नहीं बचा रहा, ये अक्लमंद आदमी अक्लमंद को नहीं बचा पा रहा, तो इसका मतलब हुआ कि जो जीव जितना जीवन लिखा के आया है उतना ही जिएगा। तो हमारा काम है प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करना। बकाया हमने जब प्रकृति के वैभव को ठीक किया, सॉइल में ह्यूमस भी बढ़ा दिया, नीचे का पानी भी कम निकालने लगे, खेत की मेड़ पर पेड़ भी बना दिया, खेत की मेड़ बना करके वर्षा के पानी को भी रोक लिया, उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं तो घटेंगी। चूँकि कहा गया है ये जीवन है सुख दुख का मेला है, तो जब मनुष्य के साथ सुख दुख का मेला है तो और सारे जीव जंतुओं के लिए भी सुख दुख का मेला है। लेकिन हाँ, अगर मैं प्रकृति की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करता हूँ तो जान लीजिएगा कि परमात्मा या भगवान नाम की जो सत्ता है वो आपके साथ खड़ी हो जाती है। और अगर मैं स्वार्थी हो जाता हूँ, लालची हो जाता हूँ, तो मुझे फिर परेशानी आती है। तो मित्रों, प्राकृतिक खेती कोई शॉर्टकट नहीं है। प्राकृतिक खेती का एक सब्जेक्ट है जिसको क्रमबद्ध तरीके से समझ करके आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार।